नमस्कार, आप देख रहे हैं NDTV इंडिया और आपके साथ मैं हूं सिकता देव। शाम के 6 बज रहे हैं और अब वक्त हो चला है टॉप स्टोरी का। आज टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे एक साध्वी के दर्द की जो 17 सालों से गंभीर आरोपों का दर्द झेल रही है। हम उस साध्वी की बात करेंगे जिन्होंने कहा था कि उल्टा लटकाकर उनकी बेल्ट से पिटाई की जाती है। भगवान और मातृभूमि हर एक को ये मौका दे और देते रहते हैं। कमी हम में होती है कि हम उसका फायदा नहीं उठाते। ठीक है, तो देश का काम करो भाइयों। यूपीए सरकार का काम था। उन्होंने हम सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक सभी तरह से हम लोग परेशान हुए। क्या मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस जजमेंट पर स्टे लगाएगी, नहीं लगाएगी? ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी। मैं आपसे कहना हूं, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। आतंकवाद का कोई संबंध नहीं है। आतंकवाद ये आतंकवाद है। न्यूज को दबाने के लिए नई न्यूज। चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस प्रोसिक्यूशन एस्टैब्लिश नहीं करती। देश बहुत दुखी होगा। वो सारे 100 करोड़ हिंदू आज दुखी होंगे बजाय प्रसन्नता के, क्योंकि 17 साल में तो आदमी की जिंदगी खत्म ही हो गई। ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हमारे पास किसी भी एक्यूज के पास में किसी भी बॉम्ब के ट्रेसेस नहीं रिकवर हुए। ये फैसला है, इंसाफ नहीं है। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी इसने गढ़ी थी उसकी टाइम फिक्स हो गई। तो टॉप स्टोरी में बात आज की सबसे बड़ी खबर की, मालेगांव ब्लास्ट। जी हां, मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद आज ऐतिहासिक फैसला आया है। अदालत ने इस फैसले में भगवा आतंकवाद की थ्योरी को पूरी तरह धराशायी कर दिया है। कोर्ट ने इस फैसले से 7 आरोपियों को सिर से आतंकवाद का काला धब्बा भी उठ गया है। 7 आरोपियों की जिंदगी में अब नई रोशनी आई है, लेकिन अदालत के फैसले को लेकर सवाल भी कई हैं। सवाल यह है कि साध्वी प्रज्ञा के दर्द का हिसाब कौन देगा? 17 सालों तक ये आरोपों का धब्बा लेकर जिंदगी जी रहे उन लोगों के आंसुओं का जवाब कौन देगा? अदालत के फैसले के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल यह है कि जब 7 आरोपी बरी हो गए तो ब्लास्ट किसने किया? इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले हमारी इसी मुद्दे पर स्पेशल रिपोर्ट। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी हो गया। फैसला है, इंसाफ नहीं है। ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। वोट बैंक की राजनीति के लिए, गंदी राजनीति के लिए ये सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद, ये नैरेटिव चलाने का काम कांग्रेस के माध्यम से हुआ। आज NIA के कोर्ट ने एक जोरदार तमाचा कांग्रेस के मुंह पर चढ़ दिया है। जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर 17 साल तक अदालत में चली लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार NIA कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट के 7 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद सियासत ने भगवा आतंकवाद में सांस फूंक दी। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। NIA कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इस केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय को बरी कर दिया। मालेगांव ब्लास्ट केस में NIA कोर्ट ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और कोई धर्म हिंसा की वकालत नहीं करता। किसी आरोपी के खिलाफ कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिले और इसी वजह से सभी आरोपियों को बरी किया जाता है। कानून में सजा देने के लिए सिर्फ नैतिक आधार नहीं बल्कि मजबूत सबूत जरूरी होते हैं। 17 सालों तक अदालत में चले इस मामले में 3 जांच एजेंसियां बदली, 4 जज बदले, 40 गवाह अपने बयान से पलटे। वहीं सुनवाई के दौरान 25 गवाहों की मौत हो गई, 323 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 10,840 दस्तावेज पेश हुए। कोर्ट ने जैसे ही फैसला सुनाया, साध्वी प्रज्ञा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, मैंने बहुत अपमान सहन किया। मैं सन्यासी जीवन जी रही थी और हमें आतंकवादी बना दिया गया। 17 सालों से संघर्ष कर रही हूँ।
भगवा को कलंकित किया गया। फैसले से खुशी हुई, आपने मेरे दर्द को समझा। ये केस मैंने नहीं जीता, ये भगवा की जीत है। हिंदुत्व की विजय हुई, मेरा जीवन सार्थक हो गया। कोर्ट के फैसले के बाद प्रज्ञा ठाकुर की बहन ने खुशी जताई। 17 साल बाद इसका जो डिसीजन आया है उससे हम सभी प्रसन्न हैं, परंतु 17 सालों तक हम लोगों ने जो संघर्ष किया, जो प्रताड़ना झेली है, वो अवर्णनीय है। किसी भी परिवार को जब 17 साल तक इनडायरेक्ट वे में जो प्रताड़ित किया जाता है, वो यूपीए सरकार का काम था। उन्होंने हम सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक सभी तरह से हम लोग परेशान हुए। हमारे काम धंधे खत्म हो गए, हमारे आर्थिक स्थिति खराब हो गई। हम समाज के सहयोग से अपने बालक को पढ़ाते हैं। ये सारी परिस्थितियां, जो मेरा बिजनेस था, मेरे पति की नौकरी थी, ये सारी चीजें खत्म हो गई। परंतु हमारे पक्ष में न्याय जो डिसीजन आया है, वो सत्य का डिसीजन है, वो सनातन का डिसीजन है, वो न्याय है, जिससे हम सभी सनातनी, भारतवर्षी हिंदू सभी, पूरा देश और विदेशों में भी रहने वाले लोग बहुत प्रसन्न हैं। इस राष्ट्र ने मुझे सेवा करने का मौका इसके पहले दिया, बेल पर आने के बाद भी दिया, और परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है, एक निर्दोष निकलने के बाद। एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने भगवा आतंकवाद को लेकर कांग्रेस को घेरा। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है, उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सकी। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। और ये कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हुई, धराशायी हुई। इस पर हमें संतोष भी है और खुशी भी है। हाँ, फैसला हमने देखा, बहुत आश्चर्यजनक है, और ये फैसला है, इंसाफ नहीं है। इंसाफ की बाट जो रही हैं, वो आत्माएं, वो रूहें जो इस जघन्य आतंकवादी घटना में मारी गई थी। मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार ने कहीं ना कहीं से, एनआईए ने पैरवी को कमजोर किया, जिसका परिणाम इस फैसले की शक्ल में आया। न्याय नहीं हुआ है। मुझे यकीन है कि एनआईए बिना किसी सरकारी दबाव के ऊंची अदालत में जाएगी और जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने का काम करेगी, तभी शायद उन मृतात्माओं की रूहों को सुकून मिलेगा। दरअसल मालेगांव धमाकों के बाद पहली बार भगवा आतंकवाद शब्द को सुर्खियां मिली। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम और फिर सुशील कुमार शिंदे ने भगवा आतंकवाद का इस्तेमाल किया, और इसके बाद से कांग्रेस के कई नेता लगातार बीजेपी को घेरने के लिए इसका इस्तेमाल करते रहे। आपके टाइम में सर एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक हुआ था। पहले चिदम्बरम जी ने, फिर आपने उसका जिक्र किया था, और जब भी शिंदे जी का नाम आता है वो टॉपिक कहीं ना कहीं से आता है, भगवा आतंकवाद। आज जब आप रिटायर हो और पीछे मुड़ के देखते हो, आपको लगता है कि वो टर्म सही था या? देखिए, रिकॉर्ड पे जो आया था उस वक्त, वो हमने बता दिया था, और वो भी हमने हमारे पार्टी में बताया था, अब पब्लिक में नहीं, पार्टी में बताया था कि ऐसा ऐसा है बोल के आतंकवाद हो रहा है, और उसके बाद हमने कभी नहीं बोला है। अब मालेगांव केस में जब कोर्ट ने सारे आरोपियों को बरी कर दिया है, तो सवाल फिर से वही पूछा जा रहा है कि क्या आतंकवाद का कोई रंग होता है? आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए, हमें ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती है। ना हिंदू आतंकवादी हो सकता, न मुसलमान हो सकता है, न सिख हो सकता, न ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती रही है सर कि हिंदू टेरर का जो शब्द था वो कांग्रेस ने दिया था। बिल्कुल गलत कहते हैं।
कोर्ट के फैसले से जहां 17 साल से अंधेरे में जी रहे 7 आरोपियों की जिंदगी में अब रोशनी आई है, लेकिन वहीं एक सवाल भी उठता है कि ब्लास्ट किया किसने। बहरहाल इस केस के पीड़ित फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इसी फैसले पर चर्चा करने के लिए बेहद खास पैनल इस वक्त मेरे साथ उमा भारती, पूर्व केंद्रीय मंत्री, विजय शर्मा प्रवक्ता हैं बीजेपी के, डॉली शर्मा प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक। इन तीनों के पास जाने से पहले शुरुआत उमा जी से। उमा जी, बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। पहला सवाल तो यही कि लंबे इंतजार के बाद आरोपियों के लिए फैसला आया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? पहले वो आरोपी नहीं थे, वो गुनहगार नहीं थे। गुनहगार वो हैं जिनने भगवा आतंकवाद शब्द कहा, जिनने हिंदू आतंकवाद शब्द कहा और अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए झूठी कहानी गढ़ी। उस कहानी के कुछ मुहरे पकड़े, उसमें आर्मी का एक बहुत बड़े ऑफिसर को यातना दी गई, एक हिंदू समाज की बहुत बड़ी साध्वी को यातना दी गई। औरंगजेबी शासन में जैसी यातनाएं दी जाती थी वैसी कांग्रेस के शासन में उनको यातनाएं दी गई। उनको मजबूर किया गया कि वो ऐसे नाम ले दे जिसमें कि हमारे राष्ट्रवादी संगठनों के अधिकतर पदाधिकारी जेल चले जाएं, बीजेपी के भी अधिकतर पदाधिकारी जेल चले जाएं और कांग्रेस भगवा आतंकवाद का नाम लेकर के बहुसंख्यकों का डर दिखा करके अल्पसंख्यकों को एकजुट करके उनके वोट के सहारे लंबे समय तक सत्ता में रहे। उन्हें ये नहीं पता था कि उनके गुनाहों की धज्जियाँ उड़ा दी जाएंगी जो सबूत उन्होंने जुटाए थे, और उन्हें ये नहीं पता था कि ये वो लोग हैं जो राणा प्रताप के वंशज हैं, ये वो लोग हैं जो शिवाजी महाराज के वंशज हैं, ये वो लोग हैं जो गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को याद करके उनकी उसी परंपरा के लोग हैं कि कितनी भी यातनाएं झेल लेंगे लेकिन गलत नहीं बोलेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, हिंदुत्व को कलंकित नहीं होने देंगे, भगवान को कलंकित नहीं होने देंगे। इसलिए मैं साध्वी प्रज्ञा का, कर्नल पुरोहित का, उनके साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने हिंदुओं को, हिंदुस्तान को और भगवान को कलंकित होने से बचाया और अनंत कष्ट झेले और आज माननीय कोर्ट ने उनका सम्मान किया। जी उमा जी, आप सुना है जब ये फैसला आया तो साध्वी प्रज्ञा बहुत इमोशनल हो गई थी, लेकिन ये भी खबर है कि आपने भी जब ये फैसला सुना तो आपकी आंखों में आंसू थे। अरे मैं आपको क्या बताऊं, मैं 1-2 घंटे तो कमरे से नहीं निकली क्योंकि मैं बोल नहीं सकती थी, मेरा गला बंद हो चुका था, आवाज़ नहीं निकलनी थी मेरी, क्योंकि मैंने क्या देखा था प्रज्ञा के बारे में, जो सुना था। प्रज्ञा ने नहीं बताया था, महाराष्ट्र पुलिस के एक अधिकारी ने मुझे दिल्ली में बताया था कि प्रज्ञा पर क्या गुजरी है, कर्नल पुरोहित पर क्या गुजरी है। तो मैं प्रज्ञा को मिलने गई क्योंकि मैं एक महिला हूँ तो मुझे अधिकार मिल गया मिलने का नासिक जेल में। और जब मैं मिलने गई तो मैंने प्रज्ञा से पूछा कि जो सुना क्या ये सब सही था, तो उन्होंने कहा हाँ सब सही था। उस समय को मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ कि मैं उस समय कितना दुखी हुई, कितना रोई, और मैं कुछ नहीं ले जा सकी जेल मैनुअल के भय से, लेकिन वो मेरे लिए एक माला, मिठाई का एक पैकेट जो कैदियों को जो थोड़े पैसे मिलते हैं उसके आधार पर, और एक शॉल रखे हुए थी, उसने मेरे आंसू पोंछे। मैं उसको भूल नहीं सकती, उसकी शक्ति को, मुझे दुर्गा जैसी लगी थी वो। इसलिए मुझे, आप यकीन नहीं कर सकती हैं कि मैं आज जैसे ही मेरे को एक न्यूज़ चैनल से खबर आई कि आप इस पर कुछ बोलेंगी, तो मैं थोड़ी देर सनाके में आ गई कि मैं कैसे बोलूं। मेरी नज़र में तो हमेशा ही बेकसूर थे, कसूरवार तो वो हैं जिनने भगवा आतंकवाद शब्द बोला, जिनने हिंदू आतंकवाद शब्द बोला। मैं चाहती हूँ कि अब उनको सजा मिलनी चाहिए, उनकी सजा मुकर्रर होनी चाहिए। उमा जी, भगवा आतंकवाद का आप जिक्र कर रही है, भगवा आतंकवाद का जो टर्म है, जो शब्द है, तब की मौजूदा सरकार ने इस मामले की गिरफ्तारियों और जांच के दौरान किया था। आज उनको आप क्या जवाब देंगी? जवाब तो कोर्ट ने दे दिया, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, और ये सच कहा है, क्योंकि जो 10,000 सिखों को भूना गया था वो कौन से रंग का कपड़ा पहने हुए थे? जब उनके गले में जलते हुए टायर डाले गए थे कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, जो महासचिव जैसे पदों पर बैठे हुए थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जैसे पदों पर, उनके कपड़ों का कौन सा रंग था? उसी से साबित हो जाता है ना कि आतंकवाद का रंग नहीं होता। आतंकवाद को किसी रंग में नहीं, आतंकवाद का रंग सिर्फ काला होता है, और आतंकवाद को पाताल में जमींदोज कर देना चाहिए। लेकिन अदालत ने आज साथ ही ये भी कहा है उमा जी कि सबूतों के अभाव में आज ये फैसला सुनाया जा रहा है। ऐसे में इस ब्लास्ट में जो लोग मारे गए हैं, उमा जी, उनका इंसाफ तो बाकी है ना, उनको न्याय कैसे मिलेगा? अब इसके बारे में विचार होगा, कोई तो प्रक्रिया निकालनी पड़ेगी कि 17 साल जिनने यातनाएं झेली और इस दरमियान जिनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवारों ने जो कष्ट उठाए, कुछ लोग तो संपन्न घरों के थे, कुछ गरीब घरों के भी थे, उनकी भरपाई का रास्ता तो निकालना पड़ेगा।
माननीय कोर्ट इस बारे में कोई ना कोई मानवीय पक्ष को देखेगा और इस बारे में कुछ कहेगा। जी, एक आखिरी सवाल आपको जाना है। कांग्रेस कह रही है कि जांच एजेंसियों ने अपना काम ठीक से नहीं किया। विपक्ष एनआईए के कामकाज पर सवाल उठा रहा है, उसकी जांच पर इस मामले में सवाल उठा रहा है। ऊपरी अदालत में अब ये मामला जाना चाहिए, आपको लगता है? मैं कांग्रेस के नेताओं से कहूंगी कि अब तो शर्म करो। हिंदुओं को कलंकित करने में तुमने कसर नहीं छोड़ी, हिंदुस्तान को बदनाम करने में तुमने कसर नहीं छोड़ी, तुमने भगवा रंग को बदनाम करने में कसर नहीं छोड़ी। अब तो शर्म करो, सबके सब गंगा जी में डूब मरो सबके सब जा करके। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करो। तुमने अपने पूर्वजों को भी कलंकित कर दिया, क्योंकि वो सब हिंदुत्व से जुड़े हुए थे। इसमें से कई लोग ऐसे हैं कि उनके पूर्वज केसरिया पगड़ी धारण करते थे। इन सबको मैं कहूँगी कि जाओ गंगा जी में और वहां पर मैं पापों का प्रायश्चित करो। बहुत शुक्रिया इस प्रतिक्रिया के लिए उमा भारती। हम बात कर रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती से। और हमारा पैनल अब मौजूद है। विजय शर्मा प्रवक्ता बीजेपी के, विनोद बंसल प्रवक्ता वीएचपी, डॉली शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस और तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक। डॉली शर्मा, शुरुआत आपसे। आपने सुना उमा भारती को और अदालत का फैसला भी आपने सुना होगा। आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है। डॉली के पास जाएंगे, तकनीकी कारणों की वजह से डॉली अभी जुड़ नहीं पाई हैं। तहसीन पूनावाला, अदालत ने साफ कर दिया है कि सबूतों के अभाव में बरी हो रहे हैं, लेकिन आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है। तो फिर भगवा आतंकवाद का जो ये टर्म था, आया कहां से? थैंक यू सो मच, मुझे आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला और मैं माननीय कोर्ट से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, नहीं वो भगवा होता है, नहीं वो हरा होता है। इन शब्द का इजाद, चाहे पॉलिटिकली भाजपा किसी भी दोष दे इसके बारे में, एक और व्यक्ति ने शब्द के बारे में कहा था, वो वर्तमान यूनियन मिनिस्टर आरके सिंह, जो उस वक्त गृह होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। तो भाजपा उनको क्यों ले रही है पार्टी के अंदर? जिस व्यक्ति ने कहा कि 26/11 आरएसएस की साजिश थी, कृपा शंकर सिंह जी, वो आज बीजेपी के सम्मानित नेता है, उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने क्यों लिया? इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। हेमंत करकरे जी, आप जोड़ना चाहेंगे कुछ? उसके बाद विजय जी का जवाब लेंगे। जी, विजय जी के जवाब लेने से पहले मैं एक चीज कह दूं, हेमंत करकरे जी जो इस मुल्क के लिए शहीद हुए, वो मेरे मित्र थे। मेरा उनसे बहुत स्नेह था, बहुत लगाव था उनके परिवार से। और प्रज्ञा ठाकुर जी ने कहा कि वे देशद्रोही थे, उनको श्राप दिया। चाहे जो भी कोर्ट का फैसला हो, अगर भाजपा मानती है कि ये फैसला सही है तो मैं भाजपा का रिस्पेक्ट करता हूँ। तो फिर मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के केस में जो हाल में लोग बरी हुए, वहां पे भाजपा क्यों कहती है उनको जेल में डाले? वहां पे भाजपा क्यों अपना स्टैंड बदलती है? वहां पे भाजपा कोर्ट का सम्मान नहीं करेगी। कोर्ट का सम्मान जब भाजपा को फायदा होता है वो करेगी। आगे शो में भाजपा को और एक्सपोज करूंगा। विजय शर्मा जी, जवाब। शिकता जी, सबसे पहली तो मेरी मांग ये है, इससे पहले कि मैं जवाब दूं, क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए देश से, सुशील कुमार शिंदे जी को भी और पी चिदम्बरम जी को, जिन्होंने धर्म के आधार पर एक गढ़ने की कोशिश की, हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की। तो तहसीन जी से मैं मांग करूंगा कि ये माफी मंगवाएंगे क्या उनसे? जिस तरह से उन्होंने सिलसिलेवार, और एक नहीं है, आप मुझे बता दीजिए कौन सा है, अजमेर ब्लास्ट में किस तरह से संघ को फंसाने की कोशिश की, माननीय इंद्रेश जी को, मोहन भागवत जी को किस तरह से समझौता एक्सप्रेस में जो 2 आतंकी पकड़े थे पाकिस्तान के, 14 दिन में उनको चुपचाप तरीके से छोड़ दिया गया। ये क्या था? और मालेगांव में आप कहते हो किस तरह से होम सेक्रेटरी के बारे में बताते हो, तो आप जरा आरवीएस मनी जी है उनकी बात भी सुन लो कि किस तरह से तत्कालीन गृह मंत्री दबाव बनाते थे उनके ऊपर के पे आप इशरत जहां का आपको पता नहीं है क्या, एफिडेविट बदलवा दिया गया था कि नहीं, उसको लश्कर-ए-तैयबा से मत जोड़ो, उसको भारत की बेटी बता दिया गया और वो एक आतंकी थी। आईबी की रिपोर्ट पर उसका मुठभेड़ किया गया था। तो इस तरह के सिलसिलेवार थे। तो ये एक फंसाने की, हिंदू धर्म को बदनाम करने की थी और वो पटापेक्स हो चुका, इनका पाप का घड़ा भर चुका जो कांग्रेस पार्टी ने किया था। और एक के बाद एक नहीं, अगर मैं डिबेट में शुरू करूं तो आपकी डिबेट इसी पर खत्म हो जाएगी। चलिए, इतने सारे मेरे पास बिल्कुल जल्दी से रिबटल तहसीन पूनावाला, आप फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5 सेकंड का जी, शिकता जी 5 सेकंड का। इनके राहुल गांधी जी किस तरह से अमेरिकन राजदूत को बोलते हैं कि मुझे जो देश विरोधी मुस्लिम आतंकवादी हैं और वामपंथी आतंकवादी, उनसे ज्यादा डर हिंदुओं से लगता है, हिंदू आतंकवाद। तो ये घटने की कोशिश की, इससे बड़ा पाप क्या होगा? विकिलीक्स में वो है, सब कुछ है। तो ये तो इनका चाल चरित्र और चेहरा है। तो मैं कहता हूँ बेशर्मी की हद हो गई, माफी मांगे देश से। चलिए, तहसीन पूनावाला।
बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि एडिशनल सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी की बात माननी चाहिए। मैं तो मानने को तैयार हूं। आप आपके होम सेक्रेटरी की बात मानने को तैयार नहीं, उसको आपने मिनिस्टर बनाया, वो अब भी ऑन रिकॉर्ड उस बात पे कायम है। मैं तो मानने को तैयार हूं, मैं तो माननीय कोर्ट को मानने को तैयार हूं, आप मानने को तैयार नहीं है। आप सिलेक्टिव है। और मैं प्रज्ञा ठाकुर जी के बारे में एक चीज कहते अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि डॉली जी भी और विनोद जी को भी बात करना है। प्रज्ञा ठाकुर जी को अरेस्ट मेरे मित्र हेमंत करकरे ने पहले नहीं किया था। आप जान के आश्चर्यचकित हो गए कि जिस बाइक की वजह से आज उनको क्लीन चिट मिली है, जिसकी वजह से वो अरेस्ट हुई थी, वो एक्चुअली अरेस्ट मध्य प्रदेश पुलिस शिवराज सिंह चौहान जी के नीचे की थी। उस पुलिस ने मुंबई पुलिस को इंफॉर्मेशन दी थी उस बाइक के बारे में जो बॉम्ब ब्लास्ट में यूज किया गया था। ये मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी नहीं, सबसे पहले उनका अरेस्ट मध्य प्रदेश पुलिस में हुआ था। आप मुझे फैक्ट चेक कीजिए, आपके जितने भी व्यूअर्स है चैट जीपीटी और गूगल पे फैक्ट चेक कीजिए। इसलिए मैं कहता हूं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा। विनोद बंसल, तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब आऊंगी मैं आपके पास। विनोद बंसल जी को भी मैं यहाँ पर लाना चाहूंगी। जो सवाल तहसीन पूनावाला कांग्रेस लगातार उठा रही है, ये कि विनोद जी की जो अक्यूटल हुए हैं मुंबई ट्रेन धमाकों के, वो गलत हैं, लेकिन मालेगांव धमाके के अक्यूटल सही हैं। इसका जवाब आपके पास, विनोद जी। देखिए, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं इसमें कि जिस तरह से कांग्रेस अब अपने कुकर्मों से बचने की कोशिश कर रही है वो बेहद शर्मनाक है। मैं कहना चाहता हूं, अभी एक दूसरे चैनल की डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि आखिरकार ये जो जितने भी लोग रिहा हुए हैं, अगर वो अपराधी नहीं है तो अपराध करने वाला क्या अवतारी पुरुष था जी। इस तरह की हरकतें अभी भी बाज नहीं आ रहे। मतलब अवतारी पुरुषों को आतंकवादी बताने की कोशिश कांग्रेस की मानसिकता ही कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कि जिस तरह से भगवा को, हिंदुओं को, हिंदू समाज को और संतों को आतंकवादी साबित करने की जो परंपरा है, ये कांग्रेस की कोई नई नहीं है जी। चित्ता जी, पिछले 75 वर्ष समय कांग्रेस ने हमेशा से हिंदू द्रोह किया और हमेशा से जिहादी तुष्टीकरण में आकंठ डूबी रही पार्टी है। और वही कारण था कि जैसे इन्होंने कहा, अभी कांग्रेस के जो समर्थक बैठे थे, उन्होंने कहा भी कि मध्य प्रदेश से पकड़ी गई और ये बाद में गढ़ा गया था। बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूँ, पहले प्राइमरी तो ये जो अक्यूज थे वो तो इस्लामिक जिहादी थे जी। उनको कांग्रेस ने ट्रेन में बिठा करके पाकिस्तान भेज दिया और फिर उसके बाद में हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी, भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी। पहले गृह मंत्री ने बोला, फिर उसके बाद में इनके महासचिव ने। विनोद जी, जो ये सवाल उठा रहे हैं विपक्ष और कांग्रेस खास तौर से कि जो अक्विटल हुआ है मुंबई ट्रेन धमाकों का, वो गलत लग रहा है और बीजेपी को, और जो अभी मालेगांव ब्लास्ट के जो अक्विटल हुए हैं वो सही है। डॉली शर्मा, विपक्ष लगातार ये भी सवाल उठा रही है कि एक सोची समझी रणनीति, यानी कि आपकी पॉलिटिकल विपक्ष यानी कि बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि सोची समझी रणनीति के तहत ये भगवा आतंकवाद का टर्म कॉइन किया गया था क्योंकि ये आपको सूट करता था। देखिए, कांग्रेस ने इतने साल सत्ता में रही तो मुझे लगता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति, सभी धर्म के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया होगा, इसीलिए सत्ता में रही। नंबर एक। नंबर दूसरी बात जो इन्होंने कहा, तो वो पहली बार किसने बोला था? आरके सिंह, पूर्व गृह सचिव, जो बाद में बीजेपी के सांसद बन गए और मंत्री बन गए। ये पहली बार शब्द उन्होंने बोला। और जो जांच हुई, जांच के हिसाब पर जो अफसरों की रिपोर्ट आई, उन्होंने इन शब्दों को बोला और वो भाजपा में बाद में मंत्री बनकर चले गए, सांसद बने भाजपा से। तो ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है। ऐसे लोगों को अपने यहाँ पर शरण देना, ठीक है, अच्छी बात है। साध्वी प्रज्ञा जी पर आज ये चीज नहीं है, लेकिन वो गोड़ से जो हमारे डॉली शर्मा जी, आज अदालत ने भी कह दिया ना, आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, रंग तो आप लोग दे रहे थे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये वही प्रज्ञा ठाकुर है जिन्होंने गोड़ से जो एक बुजुर्ग पर, जो हे राम, सबसे बड़े हिंदू धर्म के प्रचारक। अच्छी बात है, क्या है, आप लोग मान रहे हैं कि आप लोगों ने ओवरस्टेप किया था, एक रंग दे दिया था आतंकवाद को? मैम, आप मुझे बिना रुके 1 मिनट बोलने दीजिए, जैसे आप उनको बोलने मेरे सवाल का आप जवाब नहीं देंगी तो मैं आपको टोकूंगी। प्लीज डॉली, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब चाहिए, आप डिरेल नहीं करिए। मैं आप ही की बात का जवाब दे रही हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए मैम, मैं आप ही की बात का जवाब दूंगी। लेकिन जैसे बिना टोके आपने उन्हें बोलने दिया, वैसे मुझे भी बोलने दीजिए। हाँ, तो आपने कहा अच्छी बात है, लेकिन ये वही साध्वी प्रज्ञा है जिन्होंने एक गांधी पर गोली चलाने वाले को देशभक्त कहा। गांधी जो देश में हिंदू समाज में सबसे बड़े प्रचारक थे, जिनकी बात हे राम के बिना शुरू नहीं होती थी, वो जिन्होंने आखिरी सांस भी कहा हे राम, वो गोड़ से जो अंग्रेजों पर तो गोली चला नहीं पाए,
लेकिन आजादी दिलाने वाले हमारे देश के महात्मा, हमारे देश में गांधी पर गोली चलाने वाले को इन्होंने देशभक्त कहा। तो इस तरीके के बात भाजपा हमें ना सिखाए। ये माफी मांगने की बात यहाँ कर रहे थे तो पहलगांव पर माफी मांगिए। अभी जुम्मा 4 दिन हुए, आप पाकिस्तान के साथ डॉली जी मुद्दे पे रहते हैं, आप पहलगाम पहुंच जा रही हैं, आप गांधी जी के असैसिनेशन पे पहुंच जा रही हैं। नहीं, मुद्दे पे रहिए। आज की एक खबर है, बिल्कुल आज की जो खबर है हम उसी मुद्दे पर रहेंगे। विजय शर्मा जी, आप जवाब देना चाहेंगे तहसीन पूनावाला और डॉली को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सिक्ता जी, मैंने पहले भी कहा था कि गृह मंत्री का दबाव था, तो गृह मंत्री बड़ा होता है या होम सेक्रेटरी ज्यादा बड़ा होता है? और इनके गृह मंत्री भी दो थे, सुशील कुमार शिंदे भी थे और इनके जो स्पीच नम्रम साहब है वो भी थे। उन्होंने दोनों ने कहा, और एक ने डीजीपी जो सारे स्टेट्स के डीजीपी थे उनके सम्मेलन में बोला, और एक ने चिंतन शिविर में बोला, जयपुर में बोला। तो आप मुझे राहुल गांधी जी का विकीलीक्स में, अरे अमेरिका तो हमारे कहने से नहीं चलेगा, उसका जवाब दे दो। दूसरा, डॉली शर्मा जी ने क्वेश्चन उठाया, आप मुझे बताएं, आपको याद नहीं है कि मेरे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी ने क्या कहा था प्रज्ञा के बारे में, साध्वी प्रज्ञा जी के बारे में, कि मैं उनको दिल से कभी माफ नहीं करूंगा। साथ में वो भी सुन लिया करो आप, अगर कोई गलत बोलता है तो बीजेपी उसका साथ नहीं देती। आप माफी मंगवाइए दिग्विजय जी से, जो आप शांति दूत कहते हो। आप मुझे बताइए डॉली शर्मा प्लीज, आप साथ साथ ऐसे बोलेंगी तो किसी को कोई बात समझ में नहीं आएगी। डॉली, आपको मौका दिया जाएगा इसका जवाब देने के लिए। जी, जाकिर नाइक को शांति दूत बताने वाले को आप कब पार्टी से निकालोगे? बताइए मुझे। दिग्विजय सिंह को उन्होंने बोला था ना शांति दूत, उनको, एक आतंकवादी को। हमारा तो ये पार्टी का रिवाज है कि कोई गलत बोला तो उसको साथ के साथ टोकते भी है और उनको सजा भी दी जाती है, उनकी टिकट काट दी गई। ये भारतीय जनता पार्टी है। आपकी तरह नहीं है कि उनको प्रमोशन दी जाती है, आतंकियों को छोड़ा जाता। मैं आपको नाम कोट कर रहा हूँ, समझौता एक्सप्रेस में जो आतंकी छोड़े गए थे, एक का नाम था अमजद अली। उस आतंकी को 14 दिन बाद आपने चुपचाप छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया एक आतंकी को? क्योंकि आपको जवाब फिर हम आगे बढ़ेंगे। डॉली शर्मा, तहसीन पूनावाला, कौन देगा जवाब? अगर आप इजाजत दे दे तो, अगर आप इजाजत दे दे तो फिर ठीक है। दो चीज, विजय जी ने, कोई बात नहीं, अगर डॉली बोलना चाहती तो बोलिए। डॉली बोलिए, क्या दिखा रही हैं आप डॉली? कुछ बोलने के लिए है ही नहीं दोनों पास। बोलेंगे तो इनका झूठ हम एक्सपोज करेंगे। राहुल गांधी इनकी बात बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। एक दूसरे के ऊपर ये झूठ बोलेंगे तो मैं इनका झूठ यहाँ बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। भाजपा का काम है बस। डॉली शर्मा जी, चुनौती देता हूँ आपको, मैं चुनौती देता हूँ। अगर राहुल गांधी ने कहीं मैं फैक्ट के साथ बताता हूँ, एम्बेसडर के साथ, जो डॉली आप जो दिखा रही हैं हमारे दर्शक पढ़ भी नहीं पाएंगे। आप अपनी बात रखें। तहसीन पूनावाला प्लीज, आप बिल्कुल आप कहिए। शर्मा जी ने कहा कि होम सेक्रेटरी होम मिनिस्टर के इशारे पे काम कर रहे थे। मान लिया इनकी बात, बहुत कमजोर होम सेक्रेटरी थे, मैं तो मानता हूं। ऐसे कमजोर व्यक्ति को अपने मंत्री बना और अभी वर्तमान में एमपी बनाया। कृपा शंकर जी भी कांग्रेस के बोलने पे काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 26/11 आरएसएस ने कराया, आपने उनको भी टिकट दे दिया। भाई बीजेपी क्या कह रहे हैं, मैं लास्ट बात पे आता हूं। तो आपने कहा तहसीन, आप दोनों लगातार ये दो नाम ले रहे हैं, आगे की बात कर रहा हूं मैं, तो अब आगे की बात कर रहा हूं। अब इन्होंने अमेरिका पे गए, क्योंकि है नहीं यहाँ पे भारत में बात करने को, तो चले गए अमेरिका पे। राहुल गांधी जी ने अमेरिका को ये बात कहां से आती है? ये बात आपने देखी, ये बात अमेरिका ने डिस्क्लोज किया तथाकथित। चलो अमेरिका को आप मानते हो, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो दूसरी बातें करते वहां कहते नहीं आप झूठ बोल रहे हो। भाई अमेरिका की सारी बातें क्यों नहीं मानते हो? सिलेक्टिवली क्यों मानते हो? कोर्ट के ऑर्डर सिलेक्टिवली मानोगे, अमेरिका की बातें सिलेक्टिवली मानोगे, होम सेक्रेटरी को सिलेक्टिवली मानोगे, वापस तहसीन वापस लौटते हैं मुद्दे पे वापस लौटते हैं। विनोद, बात ये है कि प्रज्ञा ठाकुर को अरेस्ट कराने वाले शिवराज सिंह चौहान थे। हेमंत करकरे मेरा दोस्त था, उसको उन्होंने श्राप दिया था। और चाहे जो भी हो, ये जो एविडेंस आया था मेरे दोस्त हेमंत करकरे के पास, जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार से आया था। विनोद बंसल जी, तहसीन एक मिनट। विनोद बंसल जी, ये भी बात सच है, ये कहा जा रहा है कि जब तक ये मामला, ये जांच एटीएस के पास था, महाराष्ट्र एटीएस के पास था, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। और एनआईए की जांच को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अदालत ने भी कहा है कि सबूतों के अभाव में इन लोगों को बरी किया जा रहा है। तहसीन जी का जवाब देना चाहता हूं। विनोद बंसल जी,
मुझे लगता है आपको डिबेट में एक रूल बनाना पड़ेगा कि मुद्दे के ऊपर ही रहें, और मुद्दे से भटके तो उसको पैनल मैं ले आई हूँ मुद्दे पे, आप जवाब दीजिए। तो विशेष कांग्रेस को तो विशेष रूप से इस बारे में ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये बात सच है। मैं भी ये कह रहा था, अभी आपने पिछले इंटरव्यू में मेरे से पूछा था कि आखिरकार ये कारण क्या है। तो कारण ये था कि कांग्रेस ने जो निष्पक्ष हमारी जांच एजेंसियां थी, उनको अपने कांग्रेसी चरित्र का जो है एक षड्यंत्र पूर्वक उनको फंसाया था, और उनको कांग्रेसी चाल चरित्र चेहरे के साथ में जो है ना उन लोगों को आरोपी बनाने के लिए, आरोप सिद्ध करने के लिए जबरदस्ती उनसे दबाव बनाया गया। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए पहले कोई और आरोपी थे, बाद में कोई और आरोपी हुए, कैसे आरोपी रातों रात बदल गए, क्योंकि हिंदू आतंकवाद की, भगवा आतंकवाद की उन्होंने थ्योरी गढ़नी थी, और उसमें ये हालांकि फेल हो गए। कांग्रेस सारे कुकर्मों पर बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अब ये नहीं, विपक्ष आरोप लगा रही है विनोद जी कि एनआईए ने दबाव में अपनी जांच पूरी की। भाई ये तो कांग्रेस की सरकार थी ना जी, इन्होंने तो किया था सारा। नहीं, ये गलत और क्या ये मैं कहता हूँ एनआईए, एटीएस सब इनके कब्जे में था, इसीलिए तो इन्होंने जो है ना सारा का सारा दबाव बना करके जैसी इनको मनगढ़ंत कहानियां बनानी थी बना दी। कोर्ट ने भी तो कहा है ना कि वो जो मोटरसाइकिल पकड़ी गई थी, जिस मोटरसाइकिल को इनकी बता रहे थे, उनके सबूतों से छेड़छाड़ की गई थी, और उनका बाकायदा उनका इंजन नंबर चेसिस नंबर तक बदल दिया था। ये कांग्रेस का हुक्म था, ये कांग्रेस के षड्यंत्र थे, हिंदुओं को फंसाना था, इसलिए सब चलिए कांग्रेस ने फंसाया। चलिए तहसीन पूना वाला जवाब। रोहिणी सलियान जी ने ये कहा, जो एनआईए की प्रोसिक्यूटर थी, कि उन पे लगातार उन्होंने ये बात कोर्ट के अंदर कही कि उन पे दबाव डाला जा रहा था कि इन लोगों को बचाया जाए, जो मालेगांव ब्लास्ट अक्यूज थे उनको बचाया जाए। ये प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट के अंदर कहते उनको कोर्ट ये केस छोड़ने पे मजबूर किया गया था। जहां तक सवाल मोटरसाइकिल का बार बार आ रहा है, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। विनोद जी में 10 सेकंड और लूंगा, इसके बाद आप बोलिए, वरना दर्शकों को सुनने नहीं का। विनोद जी 10 सेकंड आप कोऑपरेट कीजिए। विनोद जी 10 सेकंड दीजिए, आप ऐसे बात करोगे क्योंकि आप बोलिए 10 सेकंड। ये जो मोटरसाइकिल की बात, बड़ा हो जाता आदमी, ये जो मोटरसाइकिल, हिंदू समाज माफ नहीं करेगा ये बात। विनोद जी सुन लेते हैं, आपने सवाल उठाए, जवाब भी सुनिए। देखिए बार बार ये मोटरसाइकिल का जिक्र हो रहा है क्योंकि कोर्ट ने इसका जिक्र किया। हाँ। इस मोटरसाइकिल का सबूत मेरे मित्र हेमंत करकरे को, मैं दोबारा से कह रहा हूं, मध्य प्रदेश पुलिस ने दिया था सुनील जोशी के मर्डर में। सुनील जोशी एक आरएसएस के कार्यकर्ता है। दुर्भाग्य की बात यह है विनोद भाई, दुर्भाग्य की बात यह कि सुनील जोशी भी आपका आदमी था, वो एक आरएसएस का कार्यकर्ता था। आज आप उसको भी छोड़ दिए साहब, आज आप तो एक शहीद को छोड़ ही दिए। विजय शर्मा, सुनील जोशी को भी छोड़ दिया आप। विजय शर्मा ये बताइए कि जो लोग मारे गए हैं, जो सवाल मैंने उमा भारती जी से भी पूछा था, जो लोग इस ब्लास्ट में मारे गए हैं उनका इंसाफ अभी बाकी है, उनको न्याय मिलना बाकी है। ऐसे में अब आगे क्या हुआ? आप लोग तो खुश हो रहे हैं कि चलिए 17 साल बाद जो आरोपी बनाए गए थे उनके सबूतों के अभाव में उनको छोड़ा गया है, उन पर कोई गलत आरोप तय हुए थे, लेकिन जो मारे गए हैं मानवीय आधारों पर आपको लगता है ये केस चलते रहना चाहिए, जांच फिर हो कि आखिर इस ब्लास्ट के पीछे किसके हाथ थे? देखिए सिकता जी, मैं आपकी बात का जवाब भी दूंगा, और तहसीन जी ने बार बार ये उठाई कि मध्य प्रदेश पुलिस ने पकड़ा, तो शायद मेरे ख्याल से मेरे भाई वकील हैं, उनको अच्छे से पता है अगर कहीं एफआईआर होती है और किसी को नामजद अभियुक्त बनाया जाता है तो पुलिस की ये मजबूरी होती है। नहीं, ये तफ्तीश कहाँ हो रही थी? तफ्तीश हो रही थी बॉम्बे में, एटीएस कर रही थी, उनकी इंफॉर्मेशन पे उनको पकड़ा है। तो ये मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा थोड़ी पकड़ा गया है, उनकी इंफॉर्मेशन पे उनको डिटेन किया गया, पकड़ के वो ले गए। दूसरा मैं बताता हूँ, 1 मिनट सुनिए। नहीं सर, आप टीवी के ऊपर सुनिए तहसीन, एक मिनट बात सुनिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। तहसीन प्लीज। आप मुझे बताइए, 2008 में ये मालेगांव का केस होता है और 2014 तक किसकी सरकार थी? जांच किसने की? आपको पता है कि 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल हो जाती है। 90 दिन के बाद में अगर 174 उसमें सप्लीमेंट्री अगर चालान दिया जाता है तो उसमें टाइम मिल जाता है। तो आप मुझे बताइए 8 साल तक क्या चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी? क्या सबूत फाइल कोर्ट के ऊपर नहीं था क्या? तो प्रोसिक्यूट जो आप आरोप लगा रहे हैं वो झूठे आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि सबूत 2014 से पहले जो जांच हुई तब यूपीए सरकार थी। विजय जी आप सवाल उठा रहे हैं, इस पर मैं जवाब चाहूंगी दोनों से, लेकिन इस बीच समीर कुलकर्णी, कोर्ट के सामने बिल्कुल मैं लौट रही हूँ इस बहस पर। समीर कुलकर्णी भी मालेगांव धमाके के आरोपी थी और उन्हें भी अदालत ने बरी कर दिया है। हमारी संवाददाता सुजाता द्विवेदी ने समीर कुलकर्णी से बात की है। मालेगांव ब्लास्ट केस में जिन 7 आरोपियों को आज बरी किया गया है उनमें से एक नाम समीर कुलकर्णी का भी है, जो हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद है।
आपके चेहरे पर जो मुस्कान है वो बता रही है कि आप बहुत खुश हैं, लेकिन 17 सालों का जो संघर्ष रहा है उसके बाद आज आपको जो है इस पूरे मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी किया गया है। सबसे पहले आपकी भावना कैसी? जिस क्षण सन्माननीय विशेष न्यायालय ने हमारे निर्दोषों के ऊपर ठप्पा लगा गया, उसी वक्त सन्माननीय विशेष न्यायालय का मैंने आभार व्यक्त किया, उनको सदहृदयता से कहा कि आज हमारा पुनर्जन्म हुआ है। गत 17 वर्षों की पीड़ा हम आप लोगों को बता नहीं सकते हैं। हम पहले दिन से निर्दोष थे, इसीलिए हमने कोई वकील नहीं किया। टार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए हमने नो ऑब्जेक्शन दिया। ईच एंड एवरी डेट को हम न्यायालय में आए, कोई एडजमेंट एप्लीकेशन नहीं, कोई एग्जाम्शन एप्लीकेशन नहीं, ना एक पल देरी के लिए। जिन्होंने इस गुनाह का जांच किया वो मुंह छुपा के बैठे ट्रायल के वक्त। जो हमने बात कही बेल एप्लीकेशन के वक्त और डिस्चार्ज एप्लीकेशन के वक्त, वही सन्माननीय विशेष न्यायालय ने आज पूरा जो अवेलेबल रिकॉर्ड है, जो एविडेंस है, उसके आधार के ऊपर कहा है। लेकिन जो आपने बताया कि इतना सालों का आपका संघर्ष रहा, आपसे जो है पूछताछ की गई, आप ये भी कह रहे हैं कि जो तब की तत्कालीन सरकार थी उन्होंने एजेंसीज का दुरुपयोग किया है। आपके साथ व्यवहार कैसा था? आपसे क्या कुछ पूछा गया? किस प्रकार आपसे पूछताछ में, हालांकि आप तो अपना पक्ष रख रहे थे लेकिन उसके बावजूद आप पर चार्जेस जो है वो फ्रेम किया गया था, तो उसको लेकर वो दौर कैसा था? एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते मैं कभी भी किसी भी गुनाह का समर्थन नहीं करता हूं। मैं मालेगांव विस्फोट गुनाह का समर्थन मैंने कभी किया नहीं। उसके आधार के ऊपर मैंने राजनीतिक रोटियां सेकी नहीं, ना ही कोई उपजीविका का साधन मैंने बनाया। विश्व पटल के ऊपर जो भी गुनहगार है उनको हर हालत में जल्द से जल्द सजा मिलना चाहिए। आपने भगवा रंग का कुर्ता पहना है। तो समीर कुलकर्णी को हम सुन रहे थे, 7 आरोपियों में से एक थे जिन्हें आज अदालत ने बरी किया है। डॉली शर्मा, तहसीन पूनावाला और विनोद जी और विजय शर्मा जी, आप चारों से मेरा सवाल है, 17 साल बहुत बड़ा वक्त होता है, बहुत लंबा अरसा होता है। अगर पीड़ित परिवारों को न्याय चाहिए तो इन आरोपियों को जिन आज बरी हुए हैं, जिनके खिलाफ कोई मामला नहीं बन रहा, इनके भी तो 17 साल चले गए। तहसीन जी, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक रखता हूँ। इस मुल्क में अगर कोई चीज़ की रिफॉर्म है, चाहे कोई भी सरकार है, वो जस्टिस की रिफॉर्म है। उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपने प्राण गंवाए उन बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर, और इस बारे में हमें सोचना चाहिए। पर इसी के साथ उसके बारे में सोचना चाहिए कि जिन लोगों को इतना लंबा ट्रायल हो, चाहे फिर वो प्रज्ञा ठाकुर हो इस केस के अंदर, या वो लोग हो जो मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी हो। और कहीं ना कहीं सरकार को ये प्रयास अब करना चाहिए, विपक्ष को साथ में लेके, कि कुछ ऐसी जुडिशियल रिफॉर्म्स आए कि कम से कम टेररिज्म के जो चार्जेस, ट्रायल ना हो। बहुत कम वक्त है, सभी से क्लोजिंग कमेंट। डॉली शर्मा, आपको लगता है जो आज लोग बरी हुए हैं उनका भी एक अरसा गुजर गया, एक जिंदगी निकल जाती है 17 सालों में, आपने सुना सभी को कि किस दर्द से वो गुजरे हैं? देखिए, बिल्कुल एक 17 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। और दूसरी बात ये बहुत अहम है कि जो कोर्ट का फैसला आया, हमने हमेशा देश के न्यायालय पर भरोसा जताया है, लेकिन यहाँ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि कांग्रेस ने इन्फ्लुएंस किया, तो क्या हम ये कहें कि बीजेपी ने अब इन्फ्लुएंस किया है? तो ये सरकार के हाथ में नहीं होता, ये न्यायालय के हाथ में होता है। तो न्यायालय ने जो फैसला दिया उसे हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम ये अपील करते हैं कि जिनका उस मालेगांव ब्लास्ट में जो लोग मारे गए उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए, और अब वो जांच होनी चाहिए कि अगर ये वो नहीं है तो वो ब्लास्ट किसने किया? विजय शर्मा जी, विनोद बंसल, सवाल बना हुआ है, ब्लास्ट कैसे हुआ और 6 लोगों की जान कैसे गई? विजय जी, आपसे शुरू करते हैं। शेखता जी, गांधी फैमिली को माफी मांगनी चाहिए। उनके 17 साल कौन लौटाएगा? और इनका हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया, दूध का दूध पानी कर दिया न्यायालय ने। जो मारे गए लोग हैं विनोद बंसल जी, उनको इंसाफ कैसे मिले? विनोद बंसल जी, इंसाफ कैसे मिले जो लोग मारे गए हैं? एक मिनट डॉली, प्लीज। डॉली, आप जब बोल रही थी कोई नहीं बोल रहा था। डॉली, आप जब बोल रही थी कोई नहीं बोल रहा था, प्लीज। विनोद बंसल जी, आखिरी कमेंट। चिक्ता जी, मैं कहना चाहता हूं, देखिए, वास्तव में जो अपराधी थे जिनको बचाने की कांग्रेस ने कोशिश करी, वो षड्यंत्र भी इनका सफल हो गया। लेकिन अब ये दूसरा षड्यंत्र जो हिंदुओं को फंसाने की कोशिश करी थी, वो सफल नहीं हुआ। इसके लिए संपूर्ण देश से इनको माफी मांगनी चाहिए। और अब कांग्रेस के मैं इंसाफ की बात कर रही हूँ, माफी की नहीं। चलिए, आप कह रहे हैं कि इन लोगों से माफी करें क्योंकि इनका लंबा ट्रायल चला है, लेकिन जो इंसाफ चाहिए पीड़ित परिवारों को जिनके लोग मारे गए, उनको कैसे मिले? निस्संदेह, बेसिकली ये जो अपराधी थे उनको सजा मिलनी चाहिए। हम बार बार इस बात को कहते हैं, अपराधियों को बचाना या अपराधियों के साथ हमदर्दी रखना बहुत गलत है। चलिए, आज बहस में इतना ही वक्त था और एक नई चर्चा की शुरुआत, लेकिन ये भी कि ट्रायल
एक अंतराल में होना चाहिए, एक सही वक्त में होना चाहिए, ताकि जो ट्रायल से गुजर रहे हैं उनका वक्त ज़ाया ना हो और पीड़ितों को भी जल्द इंसाफ मिले। शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।